नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। दिवाली से पहले पेंशनर्स को बड़ी सौगात मिलने वाली खबर आ रही है कि सरकार ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाने वाली। कितनी बढ़ेगी पेंशन, इसी बात को आज के सेंट्रल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। अगर आप भी जीवन भर की मेहनत के बाद मिलने वाली पेंशन के बढ़ने की उम्मीद लगाए बैठे हैं तो आने वाली दिवाली आपके लिए खास होने वाली है। सरकार ईपीएफओ के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को जल्द ही बढ़ाने वाली है। कितनी बढ़ेगी पेंशन, ईपीएस 95 योजना क्या है और क्यों है ये इतना महत्वपूर्ण, पेंशन बढ़ोतरी का ऐलान कब होगा, सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे कर्ज में डूबी वोडाफोन आइडिया की। सुप्रीम कोर्ट ने आज वोडाफोन आइडिया की उस याचिका पर सुनवाई टाल दी जिसमें कंपनी ने डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस द्वारा मांगे गए 9,450 करोड़ के अतिरिक्त एजीआर बकाये को चुनौती दी थी। क्या है एजीआर वाला मामला, वोडाफोन आइडिया का क्या कहना है इस पूरे मामले पर। इसके अलावा ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है, कहा जा रहा है कि वोडाफोन आइडिया पर सरकार एक बार फिर से बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। क्या ब्याज और पेनाल्टी को है जो माफ कर देगी सरकार, प्रवीण सर से जानने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे क्रेडिट ग्रोथ क्यों पिछड़ा। खबर आ रही है कि सितंबर 2025 तक बैंकों का लोन बढ़ा है, लेकिन लोन देने की रफ्तार और लोगों की उधार लेने की जो इच्छा है दोनों धीमी बनी हुई है। क्यों हो रहा है ऐसा, बड़े बैंकों की क्या है स्थिति, किस सेक्टर में कितना कर्ज बढ़ा, सारी बातों को डेटा के साथ विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही है, पेंशनर्स अपनी इनकम में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं, खासकर ईपीएस 95 के तहत आने वाले पेंशनर्स। असल में ईपीएफओ के तहत आने वाले ईपीएस 95 योजना के पेंशनर्स लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन वो सिर्फ 1,000 रुपये प्रति महीना है, जो मौजूदा महंगाई और बढ़ती जीवन यापन लागत के मुकाबले बहुत कम मानी जाती है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये खबर आ रही है कि ईपीएफओ का सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी 10 और 11 अक्टूबर को बेंगलुरु में अहम बैठक करने जा रहा है। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री करेंगे, यानी जो लेबर मिनिस्टर वो करेंगे। इसमें न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी, ईपीएफ और ईपीएस खातों में सुधार और कई अन्य वित्तीय बदलावों पर चर्चा की जाएगी। प्रवीण सर, इस बैठक में क्या पेंशन बढ़ोतरी की भी चर्चा होगी? क्योंकि देखिए लंबे समय से सर हम लोग मनी सेंट्रल में इस बात की चर्चा करते रहे हैं कि 1,000 रुपये जो पेंशन मिलता है वो बहुत नाकाफ़ी है। इसको कई बार चर्चा किया गया कि सर इसको 9,000 करेंगे, 7,500 रुपये करेंगे, बीच में कब रही 3,500। अब कहाँ तक ये मामला जाता हुआ दिख रहा है सर? ओवर टू यू। नहीं, देखिए जो प्राइवेट सेक्टर के ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो कर्मचारी हैं जिनका पीएफ कटता है या जो पीएफ मेंबर हैं, उनकी लंबे वक्त से इस बात की मांग थी कि जो ईपीएस 95 के तहत जो पेंशन है या जो ईपीएस के तहत पेंशन मिलती है उसकी रकम वो बढ़ाई जानी चाहिए जी। और इसको लेके लगातार सरकार के पास मेमोरेंडम जा रहे थे, सरकार भी इस पर विचार कर रही थी। फिर बीच में बात ये आई कि ऐसा हो सकता है, और ये इन कर्मचारी संगठनों की मांगे, कम से कम 7,500 रुपये मिनिमम पेंशन की गारंटी मिलनी चाहिए। जिस तरह से केंद्र सरकार ने यूपीएस को लेके आया और यूपीएस में एक मिनिमम पेंशन की, एक पक्की पेंशन की गारंटी है कि साहब आपका 1 साल का जो सैलरी है जी उसका 50% मिलेगा। अब ये बात आ रही है कि जो 10 और 11 तारीख को बैठक है, दिवाली से ठीक पहले जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की जो बैठक है ईपीएफओ के, उसमें चूंकि जैसा आपने बताया श्रम मंत्री खुद शिरकत कर रहे हैं और वहाँ कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। उसमें जो 1,000 रुपये की पेंशन का मामला है, और दरअसल सरकार के अंदर खाने इस चीज़ को लेकर चर्चा पर चर्चा लंबे वक्त से चल रही है और बीच में कई बार इस बात की खबरें आई कि शायद इसको बढ़ाकर 2,500 रुपये किया जा सकता है। तो इस बैठक में ऐसा हो सकता है कि सरकार इस बात का, या जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ हैं वो इस बात का फैसला करें कि जो पेंशन है मिनिमम वो 2,500 रुपये कर दी जाए। ये चीज़ फीजिबल इस तरह से भी लग रही है कि सरकार ने जिस तरह से हाल के वक्त में एक के बाद एक कर्मचारियों के लिए सौगातों का ऐलान किया है, खासतौर पे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए, चाहे बोनस की बात हो, फिर डीए के अनाउंसमेंट की बात हो, 78 डेज का जो रेलवे को बोनस हो सर, एडहॉक बोनस देने की बात हो 6,908 रुपये। आज ही कल ही एक बड़ा फैसला और हुआ जिसमें सीजीएचएस के जो पूरे 2,000 प्रोसीजर्स हैं जी, उनके रेट्स को रिवाइज किया गया, बढ़ाया गया। तो इस तरह के जब ऐलान सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने किए हैं तो ऐसा हो सकता है कि कुछ जो एक लंबे समय से मांग चल रही है, पेंडिंग चल रही है मांग कि साहब आप पेंशन
ऑर्गेनाइज सेक्टर के कर्मचारियों की भी बढ़ाएं जो गैर सरकारी उसमें हैं, तो यहाँ पे कुछ फैसला हो सकता है। देन नेक्स्ट सवाल ये है सर कि वाई ओनली 150% की बढ़ोतरी, नॉट 750%? देखिए, अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वायबिलिटी क्या है, बेसिकली कितना पैसा या कितनी पेंशन दिए जाने की स्थिति है। क्योंकि सरकार जब 1,000 रुपये की या 2,500 रुपये की या 7,500 रुपये की पेंशन मिनिमम का देने का फैसला करेगी, तो जाहिर तौर पे सरकारी खजाने पर भी इसका बोझ पड़ना तय है। अब हो सकता है फिलहाल 2,500 रुपये की बात हो और इसके अगले एक स्टेप बाद जब अगर सरकार इस पे फैसला करेगी तो हो सकता है यहाँ पे इस पेंशन की रकम को और बढ़ा दिया जाए। लेकिन कुल मिला के जो लाखों पेंशनर हैं जो पीएफ वाले, उनको एक बड़ी राहत जो है वो या दिवाली का एक बड़ा गिफ्ट सरकार की तरफ से मिल सकता है। सर, क्या इसी सीबीटी की जो मीटिंग होने वाली है 10 और 11 तारीख को, आप जो आप बोल रहे हैं, क्या इसी मीटिंग में वो वाला बात भी फैसला हो जाएगा सर, जिसमें कहा जा रहा है कि जो ईपीएफओ मेंबर्स का जो पैसा है उसको लगाने की आज़ादी जो है मार्केट से भी जोड़ दी जाए, मार्केट लिंक्ड जो है, या गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स और तमाम तरह की जो बातें थी कि उनसे लिंक्ड किया जाए ताकि इन लोगों को ज़्यादा जो है ब्याज मिले, इनके पैसे ज़्यादा बढ़ें? हाँ, ये इन चीज़ों पर भी कि जो पीएफ का पैसा है उसका डिप्लॉयमेंट कैसे होना है, उसको लगाया कैसे जाना है, इसको लेके भी बड़ा फैसला हो सकता है। एनपीएस का मसला अलग है, पीएफ का भी पैसा क्या और उदारता वाले तरीके से, क्या और लिबरल वे में अभी जो पीएफ का आपका पैसा है वो बहुत एक कंस्ट्रेंड वे में या एक बहुत रेस्ट्रिक्टेड वे में अभी शेयरों में लगाया जाता है। ज़्यादातर पैसा जो है वो डेट सिक्योरिटीज़ में लगाया जाता है और बहुत एक छोटा अमाउंट ऐसा है जो शेयरों में लगाया जाता है जी। अब पीएफ पे भी सरकार को ब्याज देना पड़ता है, तो उस ब्याज को बरकरार रखने के लिए या पर्याप्त ब्याज सरकार दे पाए, इसके लिए हो सकता है या पीएफ के पैसे पे ज़्यादा रिटर्न मिले और उसी के साथ आपका जो ईपीएस की रकम है या जो पेंशन की रकम है उस पर भी ज़्यादा रिटर्न मिले। इसके लिए एक जो प्रिस्क्राइब्ड सीमा है उसको बढ़ाया जा सकता है ताकि वहाँ ज़्यादा शेयरों में पैसा लगाने की आज़ादी मिल पाए। सर, बढ़ा हुआ ब्याज वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन क्या इसका विरोध भी हो सकता है? क्या कर्मचारी संगठन इसका विरोध कर सकते हैं कि क्या भाई आप हमारा जो पैसा है उसको क्यों आप मार्केट से लिंक कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि एनपीएस में ऐसी बात थी। हाँ, मुझे लगता है कि अब ज़्यादा विरोध की गुंजाइश है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जो कर्मचारी हैं वो भी चाहते हैं कि उनको इन्फ्लेशन एडजस्टेड अगर आप रिटर्न देखेंगे तो वो ज़्यादा रिटर्न की उनकी भी डिमांड है। और ऐसे में लगातार आप केवल डेट सिक्योरिटीज़ में अगर आप पैसा लगाएंगे, आप ये समझकर चलिए कि जो ब्याज दरों का साइकिल है वो नीचे आ रहा है, जितने जमा है उस पर ब्याज कम हो रहा है, तो ऐसे में 8-8.25% का अगर आपको ब्याज चाहिए तो आपको थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन सरकार इस पूरे मामले पे फूंक फूंक के ही कदम रख रही है, क्योंकि ये प्रस्ताव पिछले साल से पेंडिंग है जी, तो तब तक अभी तक इसमें कोई फैसला किया नहीं गया। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज वोडाफोन आइडिया की उस याचिका पर सुनवाई टाल दी जिसमें कंपनी ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस द्वारा मांगे गए 9,450 करोड़ के अतिरिक्त एजीआर बकाये यानी जो ड्यूज है उसको चुनौती दी थी। जैसे ही खबर आई सुनवाई टल गई है, उसके बाद देखिए वोडाफोन आइडिया के शेयरों में जब है क्रैश हो देखने को मिला, जो है उसके शेयर्स जो टूट गए, 4% गिरकर कारोबार करने लगे। अब कहा जा रहा है कि इस मामले की जो है अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी। वोडाफोन आइडिया की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा, जबकि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। दोनों ने कोर्ट से गुजारिश की थी कि मामले की जो सुनवाई है उसको अगले सोमवार तक टाल दिया जाए। प्रवीण सर, इस मामले को भी समझाइए। और इसी के साथ जो है एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आ रही है सर, जिसमें कहा गया कि वोडाफोन आइडिया पर सरकार एक बार फिर बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है। क्या होगा सर, बड़ा कदम क्या है? मतलब क्या इनको फिर बेल आउट मिल जाएगा, ब्याज जो है पेनाल्टी जो है माफ़ हो जाएगी, या कोई एक वन टाइम सेटलमेंट प्लान बनेगा? नहीं, मुझे लगता है कि वोडाफोन आइडिया पर सरकार अब सबसे बड़े कन्फ्यूजन से तकरीबन बाहर निकलने की कगार पर है। और आज की जो सुनवाई आगे के लिए जो मुलतवी हुई है 13 अक्टूबर तक के लिए, उसके पीछे यही वजह है कि सरकार सारे जो लीगल ऑप्शंस हैं, सरकार के पास फाइनेंशियल ऑप्शंस क्या हैं, सरकार कितनी राहत दे सकती है, इस सब का सरकार पूरा एक फैसला करके उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहती है जी। और आज जब सुनवाई टली तो उसका असर फिर एक तरह से नेगेटिव तौर पे माना गया और उस वजह से शेयरों में गिरावट आई। लेकिन
अब जो खबर आ रही है वो यही है कि सरकार अंततः इस बात के लिए राजी होती हुई नजर आ रही है कि ठीक है, वोडाफोन आइडिया को हमको एक वन टाइम सेटलमेंट के तौर पर राहत देनी होगी विशाल। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि एक पहले हिस्से के तौर पर जो ब्याज और जो पेनल्टी है उसमें छूट दी जाएगी, उसको माफ़ किया जाएगा। और फिर दूसरे हिस्से में जो प्रिंसिपल अमाउंट है एजीआर का, वो अमाउंट भी अच्छा खासा है, वहाँ पे सरकार फिर कंपनी को राहत देगी जी। तो ओवरऑल एक पैकेज सरकार वोडाफोन आइडिया के लिए वन टाइम पैकेज ये होगा कि इसके बाद कोई और राहत हम नहीं देंगे। उसके बाद कंपनी को अपने पैरों पे खुद खड़ा होना होगा, या जितना बकाया है या जितना कर्ज का जो भुगतान है वो सब कंपनी को अपने स्तर पर करना होगा। लेकिन ये जो खबर है अगर ये सही साबित होती है, अगर सरकार अगले जो 13 तारीख को जो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में, अगर उसमें, क्योंकि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो सरकार ने इस बात को साफ तौर पे कहा था कि हमको वोडाफोन आइडिया के लिए किसी सॉल्यूशन को लेकर आना होगा। और अगर ये सॉल्यूशन ये होता है कि जहाँ पे कंपनी को पूरी एक बड़ी रियायत सरकार देती है जो कि अरबों डॉलर की होगी रियायत, आप सर ये 2 लाख करोड़ का तो कर्ज है सर, 88,000 करोड़ के आसपास का तो एजीआर वाला ड्यूज वाला मामला बिल्कुल। तो अब आप समझ लीजिए कि उसमें अगर हम जो प्रिंसिपल जो इंटरेस्ट का पोर्शन और पेनल्टी का पोर्शन है वही 45,000 करोड़ रुपए से ऊपर का है, अगर वो माफ़ कर दिया जाता है प्लस उसके ऊपर अगर कुछ सरकार प्रिंसिपल अमाउंट माफ़ करती है तो ये मानकर चलिए कि 60-70 हज़ार करोड़ का एक बड़ा भारी भरकम मतलब आपका बेल आउट एक तरीके से पैकेज सरकार की तरफ से वोडाफोन आइडिया को जारी हो सकता है। और इससे भी बड़ा सिग्निफिकेंट जो मसला है वो विशाल ये है कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो कंपनी को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। मजबूरी सरकार की भी है कि आपको इस सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में एक डुओपोली को रोकना है। सर 2 ही महीने बचे हैं मात्र फाइनेंशियल ईयर 2026 की शुरुआत में। कहा जा रहा है कि 26 की शुरुआत से ही तो चीखने लगे थे, कहने लगे थे कि भाई अगर आप मुझे नहीं बचाएंगे तो फाइनेंशियल ईयर 26 से जो है मुझे ऑपरेशंस चलाने में बड़ी दिक्कत आ जाएगी। बिल्कुल, और वो दिक्कत है भी। वोडाफोन आइडिया को अपने जो कामकाज है उसको स्केल अप करने के लिए पैसा चाहिए। प्रमोटर्स जो हैं या जो कहें कि बड़े स्टेक होल्डर हैं, चाहे वोडाफोन पीएलसी हो या आपका आदित्य बिरला ग्रुप हो, दोनों ही एडिशनल कैपिटल डालने के लिए तैयार नहीं है जी। सरकार ने एक प्लान ये भी बनाया था कि कोई एक एक्सटर्नल इन्वेस्टर लाया जाए जो कि कंपनी में तकरीबन 9-10 हज़ार करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करे और 12-13% की स्टेक होल्डिंग ले। लेकिन अभी वो चीज़ भी मटेरियलाइज होती हुई नहीं दिखाई दे रही। 25,000 करोड़ रुपए का कंपनी बैंकों से कर्ज लेना चाहती है, वहाँ भी बैंक इस बात को लेकर सिर्फ रुके हुए हैं कि एक बार सरकार की तरफ से क्लियर इंडिकेशन आए कि वो छूट देने वाली है या नहीं देने वाली, उसी के आधार पे बैंक भी कंपनी को कर्ज देना चाहते हैं जी। तो सारा मामला असल में वोडाफोन के बचने या न बचने का, डेथ और सर्वाइवल का पूरा मसला सरकार के पाले में पड़ा हुआ है या सरकार के हाथ में है। सर ब्लूमबर्ग की खबर को अगर और आसान भाषा में हम लोग समझना चाहें आपसे या इसको और डिकोड करें तो सर क्या एयरटेल को भी जो एजीआर ड्यूज है उसका वो भी माफ़ हो जाना चाहिए? नहीं, देखिए एयरटेल ने चूंकि बहुत जल्दी अपने पेमेंट किए तो हो सकता है एयरटेल भी कल को कोर्ट पहुंचे और कल को कोर्ट पहुंच के ये भी डिमांड करे कि साहब जो बकाया जो मैंने दे दिया है पैसा वो मुझे वापस मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे। तो इन्हीं चीज़ों पे दरअसल सरकार विचार कर रही। इसी तरह के केसेस क्या और कंपनियों के बन सकते हैं? कल को दूसरी कंपनी और सेक्टर्स और कंपनियां कल को आके सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो जाएं कि साहब मेरे ऊपर 1 लाख करोड़ का बकाया है, इसको माफ़ कर दीजिए, या आप स्टेक ले लीजिए ना, या आप स्टेक ले लीजिए हमारी कंपनी में, क्योंकि अगर हम डूबे तो सैकड़ों लाखों जो है हज़ारों जो कंज्यूमर हैं या इन्वेस्टर हैं वो डूबेंगे। तो क्या सरकार के लिए आगे चल के ये एक बड़ी नज़ीर ना बन जाए फैसले के तौर पे? क्योंकि वोडाफोन आइडिया ने भी एक रिवाइड जो पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में, उसने उसमें ये कहा है कि एक जो पुराना मामला है जहां सुप्रीम कोर्ट के ही एक बेंच ने एक कंपनी को पे जो पेनल्टी और इंटरेस्ट का पोर्शन था उसको माफ़ किया था, तो इसी आधार पर मेरा जो इंटरेस्ट और पेनल्टी का पोर्शन है उसको सुप्रीम कोर्ट अब माफ़ कर दे। तो ऐसे फैसले दरअसल फिर नज़ीर बनते हैं और फिर उसके बाद एक के बाद एक झड़ी ना लग जाए और सरकारी खजाने को लंबी चौड़ी चोट ना पहुंचे, ये सरकार के विषय में होगा।
अब सर टेलीकॉम सेक्टर की बात हो रही है सर, तो साल के खत्म होने में मात्र 1-2 महीने बचे हुए हैं। आपसे कई बार हम लोगों ने सुना था, मनी सेंट्रल में ही आप कह भी रहे थे कि साल के अंत तक विशाल जो है टेलीकॉम कंपनियां जो हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो हैं, एक बार फिर से जो है प्लान्स में ना अपनी बढ़ोतरी कर सकते हैं, टैरिफ प्लान्स हो। तो सर चूंकि अब टेलीकॉम सेक्टर की बात होती है तो हमारे व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं कि क्या हमारा जो मोबाइल फ़ोन वाला जो बिल है वो सस्ता होगा या महंगा होगा, तो इसका जवाब भी आप दे ही दीजिए। नहीं, अभी तक चूंकि ख़त्म होने का बिल्कुल आ गया, अब 2 महीने बचे हैं साल के, और इस तरह की बात आ रही थी जेफरीज की रिपोर्ट में ख़ास तौर पे ये कहा गया था कि नवंबर दिसंबर तक 15% तक जो टैरिफ हैं वो बढ़ सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस तरह की चीज़ें कहीं दिख नहीं रही। ऑल ऑफ सडन अगर वोडाफोन, माफ़ कीजिएगा, जियो या एयरटेल कोई एक स्टेप उठाएगा, उसके बाद बाकी दोनों कंपनियां करेंगी, तो अगर कोई इनमें से एक कंपनी स्टेप उठाती है तो फिर ये होगा। लेकिन देखिए, कम होने का तो सवाल है नहीं, कीमतें या टैरिफ जो हैं वो बढ़ेंगे। अगर अभी नहीं बढ़ेंगे तो अगले साल मार्च तक बढ़ेंगे। हमारे व्यूअर कह रहे थे कि जिस तरह से जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन हुआ है, विशाल जी थोड़ा सा इसका भी जो रेट्स है इसमें भी कोई अगर कटौती हो जाए। कंपनियां शामिल है ना, सरकार के हाथ में बात ही नहीं है, और कंपनियों को ये पता है कि मोबाइल चलाना, डेटा कंजम्पशन में आज ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि भारत जो है वो सबसे ज़्यादा डेटा कंज्यूम करता है, या सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा वक्त बिताने वाले जो आबादी है वो भारत की है। अमेरिका में 2 घंटे 8-9 मिनट का है, भारत में 2 घंटे 30 मिनट के लगभग का है, तो एक बड़ा गैप है एवरेज जो है वो सोशल मीडिया पे स्पेंड करने का लोगों का। तो जब आप डेटा को कंज्यूम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, तो फिर कंपनियों के पास कोई वजह नहीं दिखाई देती कि उसके दाम कम करें। जी, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2025 तक बैंकों के लोन में 10.3% की सालाना बढ़ोतरी हुई, लेकिन लोगों और कंपनियों की लोन लेने की जो इच्छा है वो अभी भी कमज़ोर बनी हुई है। ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है सर, ये आंकड़ा और ये पूरा मामला है क्या? इसको मैं आपसे जो है बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहता हूं सर। ये क्या क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ वाला मामला है या क्या है मामला सर? नहीं, बिल्कुल, देखिए, बैंकों के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत पिछले साल से खड़ी हुई है कि आखिर डिपॉजिट आएगा कहाँ से, डिपॉजिट आम लोगों का हासिल किया कैसे जाए। इस समस्या से बैंक पिछले साल की शुरुआत से गुजर रहे हैं, 2024 की, और तब आरबीआई ने भी बहुत कोशिशें की कि किसी भी तरह से बैंकों में डिपॉजिट मोबिलाइजेशन हो। अब जो लेटेस्ट डेटा आया, जो लास्ट फोर्टनाइट का डेटा आया है, उसमें बैंकों का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो उसने डिपॉजिट ग्रोथ को आउटपेस किया है। अब आंकड़े ये बताते हैं कि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 10.4% रही है, जबकि इससे पिछले पखवाड़े में 10.3% थी जी। इसी के तुलना में अगर हम डिपॉजिट ग्रोथ को देखेंगे तो ये 9.8% से घटकर 9.5% रही है। यानी जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 10.4% है, जबकि डिपॉजिट ग्रोथ जो है वो 9.5% है। जी। तो पता ये चलता है कि बैंक जो है जिस हिसाब से कर्ज दे पा रहे हैं उस हिसाब से वो जमा हासिल नहीं कर पा रहे हैं। जी, अब आपने कर्ज की बात की सर, तो मेरे पास किस सेक्टर में कितना बढ़ा है कर्ज, ये वाला मामला है, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, रिटेल लोन जिसमें आता है घर, गाड़ी, पर्सनल लोन, इसमें कहा जा रहा है कि 11.8% की बढ़ोतरी है, यानी 12% की बढ़ोतरी। एमएसएमई यानी जो छोटे व्यवसायों को जो लोन दिया जाता है उसमें कहा गया है कि 18.5% की बढ़ोतरी है। इंडस्ट्रियल लोन यानी जो बड़ी कंपनियों को दिया जाता है पैसा, उसमें कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ 6.5% की बढ़ोतरी है। सर, इन डेटा को भी कैसे आप देख रहे हैं? नहीं, देखिए, होम लोन हो, जो रिटेल एक तरह से लोन है उसमें, और जो एमएसएमई के लोन है यानी छोटे जो उद्योग हैं उनकी ग्रोथ अच्छी नज़र आती है। लेकिन अब जो केपेक्स वाली बात आ जाती है कि केपेक्स अटका हुआ कहाँ पे है, वो ये 6.5% की जो आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल जो क्रेडिट ग्रोथ है, वहाँ पे बताता है कि सिर्फ 6.5% का ऑफ टेक है। इसका मतलब ये है कि कंपनियों को या जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको अभी इस बात का भरोसा नहीं है कि वो जो पैसा लगा रहे हैं एक्सपेंशन के लिए, उस पे उनको जो आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो वैसा निकलेगा या नहीं निकलेगा। तभी यही वजह है सर कि प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है वो भी स्लो हो गया है, जिसको लेकर तमाम जो है इकोनॉमिस्ट कहिए या जो ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं। यही तो बात आ रही है कि बार बार कि आप जो ग्रोथ है वो गवर्नमेंट केपेक्स लेड ग्रोथ है, और उसमें जो प्राइवेट कैपेक्स है वो कहीं ना कहीं हल्का पड़ा हुआ है। कंपनियां जो हैं वो अपने कैश को अपने पास रोक कर रखे हुए, कंपनियां अपने कैश को एक्सपेंशन पर खर्च करने से
बच रही हैं। जी सर, कुछ और आंकड़े हैं सर, बड़े बैंकों की क्या स्थिति है ये भी हम बता दें। जैसे एचडीएफसी बैंक, उसके आंकड़े आ रहे हैं, लोन में जो है 9.9% की बढ़ोतरी हुई है और डिपॉजिट में 12.1% की बढ़ोतरी। कोटक महिंद्रा बैंक की बात की जाए तो लोन में 15.8% की और डिपॉजिट में 14.6% की बढ़ोतरी। पंजाब नेशनल बैंक यानी जो पीएनबी है, उसके लोन में 10.7% और डिपॉजिट में 10.4% की बढ़ोतरी है। बैंक ऑफ बड़ौदा लोन में 11.5% और डिपॉजिट में 9.6% की बढ़ोतरी है सर। तो ये जो बड़े बैंक उनकी जो स्थिति है, उनके भी आंकड़े मैंने बता दिए सर। नहीं बिल्कुल, देखिए और हुआ क्या है पिछले कुछ वक्त में जो या इस साल जो जनवरी से अगर आप आंकड़े को देखेंगे तो जो एवरेज टर्म डिपॉजिट का जो रेट है वो 106 बीपीएस डाउन हुआ है। और अगर इसी दौरान अगर आप रुपी बेस्ड जो लोन को देखेंगे तो उसमें जो है वो 58 बीपीएस की कमी आई है। क्या इसके पीछे जो बड़ी वजह है, जो आरबीआई ने जिस तरह से जो एमपीसीज में जो 100 बेसिस पॉइंट का जो रेपो रेट में सीआरआर में जो कट किया, वो है बड़ी वजह सर, कि और कोई फैक्टर है? नहीं, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि आरबीआई ने रेट कट किया 100 बीपीएस का और उसके बाद रेट्स का डाउन होना शुरू हुआ। इसके बावजूद आरबीआई के 100 बीपीएस के रेट कट के बावजूद बैंक लंबे वक्त तक इस बात पर टिके रहे कि वो जमा पर ब्याज दरों को कम ना करें या बनाए रखें। आप समझिए कि कुछ महीने पहले तक बैंकों के जो एफडीज थे उन पे 8% या उससे ऊपर तक का इंटरेस्ट रेट मिल रहा था जी। मजबूरी बैंकों की ये थी कि बैंकों को किसी भी हाल में जमा को मोबिलाइज करना था, डिपॉजिट्स हासिल करने थे। पिछले साल के अगर आप आखिर की बात करेंगे तो बैंकों के पास जो लिक्विडिटी था वो डेफिसिट में चला गया था, लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास। उसके बाद रिजर्व बैंक को इसी पूरी क्राइसिस से निकलने के लिए रिजर्व बैंक ने अगले 3-4 महीने में तकरीबन 11 लाख करोड़ का फंड जो है वो पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम में इंजेक्ट किया जी। और उसके बाद फिर बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी पैदा हुई। तो अभी भी जो भले आरबीआई की तरफ से लिक्विडिटी सफिशिएंट डाली गई है, लेकिन बैंकों के सामने समस्या अभी भी वही बदस्तूर बनी हुई है कि आखिर वो जो आम लोग हैं उनका डिपॉजिट, उनसे डिपॉजिट किस तरह से हासिल करेंगे। अब सर व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि सर पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में क्रेडिट ग्रोथ जो है वो करीब 11% रहने का अनुमान है और 26-27 में सर इसमें और बढ़ोतरी होगी और कहा जा रहा है कि 12.5% तक पहुंच सकती है। लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ जो है उसको कहा जा रहा है कि लगभग ये 10% पर ही टिक सकती है। तो क्या ये समस्या की बात है या नहीं? बिल्कुल, देखिए बैंकों के लिए डिपॉजिट जुटाना आने वाले वक्त में भी मुश्किल भरा ही रहेगा जी। और उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि आम परिवार अब बैंक में पैसा डालने की बजाय, जिसको एक आइडल मनी बोला जाता है कि पड़ी हुई है, वो उससे कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट नहीं हो रहा है। लोगों को लगता है कि अगर वो म्यूचुअल फंड में लगा देंगे, एसआईपी शुरू कर देंगे या स्टॉक मार्केट में लगा देंगे तो वहाँ पे उनको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। बैंकों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत जो है या सबसे बड़ी चुनौती वो एसआईपी बनती हुई दिखाई दे रही है विशाल जी। लेकिन सर एक और समस्या भी हो सकती है जो मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे आने वाले भी समय में जो है त्योहारों का सीजन है सर, बिग बिलियन डेज और तमाम तरह की जो चीज़ें आने वाली हैं उसमें लोगों को बताया जाए कि बहुत छूट मिल रही है, लोग जो है भर भर के सामान कर देंगे, फिर लोन बढ़ेगा सर, फिर डिपॉजिट घटेगी। हाँ बिल्कुल, ये एक समस्या है ना, ये एक जो टेम्परेरी जो फिनोमिना है ये आपको दिखाई देगा इस साल दिसंबर तक और इसकी शुरुआत हो चुकी है 22 सितंबर से, जब से जीएसटी कट लागू हुआ है, जब से फेस्टिव सेल शुरू हुई है। एक बड़े लेवल पे क्रेडिट ऑफटेक आपको दिखाई देगा, आपको एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखाई देंगे, लोगों के जो डिपॉजिट्स में से भी पैसा जाता हुआ दिखाई देगा खर्च पे। और उसको प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये चीज़ बोली भी कि जीएसटी बचत उत्सव है। लेकिन जब लोग ज़्यादा कर्ज लेंगे तो उसके बाद फिर बैंकों की कमाई भी दरअसल वहाँ से बढ़ती हुई दिखाई देगी, जहाँ पे कि इंटरेस्ट इनकम भी बैंकों की बढ़ेगी, चाहे कार लोन हो, चाहे आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लोन हो, चाहे स्मार्टफोन का कर्जा लिया गया हो या क्रेडिट कार्ड पे ईएमआई के जरिए आपने प्रोडक्ट खरीदे हों। जी। तो लेकिन एनपीए वाला भी तो डर रहेगा सर। बिल्कुल, एनपीए का डर है। और जो स्मार्टफोन का खास तौर पे अगर मैं एक ही चीज़ की आपको उदाहरण दूं, स्मार्टफोन में के जो कर्ज लिए गए हैं उसमें जो डेलिक्वेंसी है या जो स्पिल ओवर है, स्पिल ओवर या जिसको डिफॉल्ट कह लीजिए, जहाँ पे कि कर्जा लिया गया और उसको चुकाया नहीं गया, वो 2.9% पे पहुंच गया है। आमतौर पर ये 2% पे रहता है। तो यहाँ से डिफॉल्ट्स के खतरे भी पैदा
हो सकते तो हैं बीच में सर हम लोगों ने मनी सेंट्रल में एक स्टोरी की थी कि अब फ़ोन आपका लॉक हो जाएगा, या कोई भी अगर आप वाइट गुड्स आप सामान लेते हैं, जैसे लैपटॉप लेते हैं, टीवी लेते हैं, या तमाम कोई भी अगर आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खरीदते हैं और उसका आप ईएमआई पे नहीं करते हैं, तो ऐसा सिस्टम आएगा कि वो लॉक हो जाएगा। ये जो स्थिति है जिसको अभी बहुत ज़्यादा मैसिवली रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है, जो आरबीआई के पास एक प्रस्ताव है कि क्या आप डिजिटली किसी डिवाइस को लॉक करते हैं, किसी व्यक्ति ने अगर स्मार्टफोन के लिए कर्जा लिया और नहीं चुकाया और उसको आपने फ़ोन को फिर आपने लॉक कर दिया, ये एक स्थिति विशाल जो मैं मानता हूँ ये एक खतरनाक स्थिति होगी। क्योंकि कंपनियां आप किसी भी डिफ़ॉल्ट को देखिए, डिफ़ॉल्ट के भी दो तरीके हैं, एक हो गया विलफुल डिफ़ॉल्ट, एक हो गया जेन्युइन डिफ़ॉल्ट, जिसमें व्यक्ति कोविड वाले का समय जो बिल्कुल आप एग्जांपल में समझें, बिल्कुल कोविड के समय के ज़्यादातर जो डिफ़ॉल्ट थे वो जेन्युइन डिफ़ॉल्ट थे, जहाँ पे लोगों की कमाई बंद हुई। अब ऐसी स्थिति में जो विलफुल डिफ़ॉल्टर है, चलो उनको समझ में आता है, ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति की कमाई बंद हो गई और उसके अगर आप मोबाइल को भी लॉक कर देंगे तो उसको आप तमाम मौक़ों से वंचित कर देंगे, आप चाहे पैसे चुकाने का ही मसला क्यों ना हो। तो ये एक खतरनाक स्थिति है जहां कंपनियों के हाथ में अगर ये ताकत आई कि वो लॉक करते हैं किसी का भी फ़ोन या डिसेबल कर दें डिवाइस, ये एक स्थिति खतरनाक होगी। यहाँ सरकार को भी स्टेप इन करना पड़ेगा। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषय को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइन।